दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान। स्वागत है आप सभी का गांव गवांड में। भारत में छात्र राजनीति आज उस आयाम पर पहुंच गई है जहां से बहुत सारे ऐसे नेता निकले हैं जिन्होंने देश में अपनी आवाज को इतनी दमदारी के साथ रख दिया है कि हर जगह उनके चर्चे हो रहे हैं। उसमें रौनक खत्री भी हो सकते हैं, उसमें निर्मल चौधरी हो सकते हैं, उसमें कन्हैया कुमार हो सकते हैं और बहुत सारे नाम आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिन्होंने छात्र राजनीति के दम पर ही देश में एक ऐसा आयाम स्थापित कर दिया है कि लोग उनको जानने लगे हैं। और ऐसे ही शामली में भी बहुत सारे युवा हैं जिनको धीरे धीरे क्षेत्र में और खासकर जो कॉलेज की राजनीति है उसमें लोग धीरे धीरे जानना शुरू कर चुके हैं। खासकर जो विद्यार्थी हैं वो तो लगभग लगभग जान चुके हैं। हमारा देश शिक्षा में आज एक ऐसे स्थान पर खड़ा हुआ है कि न तो हम कुछ कह सकते हैं और ना उसके ऊपर कुछ कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो बदलाव हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं और लोग समझाना चाह रहे हैं, उसको देखकर लगता है बहुत जल्द बहुत सारी चीजें अलग होकर रहेंगी। आज हम आर्यन राणा के पास आए हैं और ये भी छात्र राजनीति करते हैं, राष्ट्रीय लोक दल के जिला अध्यक्ष हैं। और आज राष्ट्रीय लोक दल ने जो ये अलग से कमेटी बनाई है छात्रों की, उसके बारे में और जो वर्तमान में जो राजनीति हलचल हो रही है उसके बारे में, 2027 का चुनाव आ रहा है उसके बारे में इनसे वार्ता करेंगे। आर्यन भाई, पहले तो आपका स्वागत बहुत बहुत। धन्यवाद अनिल भाई। क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप? ठीक है जी, आप बताओ। बस मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा, पहले तो जैसा आप छात्र राजनीति कर रहे हैं तो क्या दिमाग में आ कि इस तरफ जाना है? मैं ना अपने जो स्कूल में अपनी क्लास का पहले प्रतिनिधित्व करता था। मैं अपनी क्लास में मॉनिटर था। फिर जो भी जैसे बच्चों के ऊपर कोई प्रताड़ना होती थी वो होता था तो मैं उनके खिलाफ भी आवाज उठाता था। तो 12th के बाद मेरा धीरे धीरे, जैसे हमारी पहले से ही 3 पीढ़ी लोकदल में ही है, तो मैं भी लोकदल को, चौसावर को पसंद करता था बहुत ज़्यादा। इनके कार्य को बहुत पसंद करता था कि ये युवाओं पे, महिलाओं पे, सब पे ध्यान रखते हैं बहुत ज़्यादा। मैं खासकर युवाओं पे चौसाव का फोकस बहुत ज़्यादा है। तो इसी को देखते देखते मेरी थोड़ा सा इंटरेस्ट इस साइड बढ़ा और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। 2020 में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। 21 के लास्ट में मुझे छात्र सभा का जिला अध्यक्ष चुना गया यहाँ पे। मैं चौसाव का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद 2025 में मुझे दोबारा से चुना गया। जी। दोबारा चुनने का क्या कारण बना? दोबारा चुनने का ये कारण बना कि मैं युवाओं की और छात्रों की आवाज़ें यहाँ पे उठाता था। चौसाव को मेरा काम पसंद आया। बल्कि हमारे जिले के जितने भी बड़ा नेतृत्व है, हमारे विधायक गण हुए, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष वगैरह हुए, ये सब मेरे से काफ़ी खुश हैं क्योंकि मैं सबके लिए काम करता हूँ। अब खासकर मैं अपनी पार्टी के लिए, युवाओं के लिए और छात्रों के लिए हर टाइम खड़ा रहता हूँ। जैसे कभी आप ये मान लीजिए, अभी वैस कॉलेज में बच्चों की फीस को लेकर हो रखा था, सेंट आरसी में हो रखा था। तो टाइम टू टाइम अगर मुझे आप रात को भी कॉल करेंगे, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं युवाओं के साथ, छात्रों के साथ हर टाइम खड़ा हूँ। मुझे अपनी पार्टी को मजबूत करना है, अपने चौसाव को मजबूत करना है, क्योंकि चौसाव का जो ध्यान है वो छात्रों के, युवाओं के और महिलाओं के ऊपर है। आप देख भी रहे होंगे, खिलाड़ियों के लिए अपनी सारी निधि एक अकेले माननीय जो चैन सिंह जी हैं, जिन्होंने अपनी जो निधि है वो खेल में लगाई है, खिलाड़ियों के लिए लगाई है। जी। अच्छा, आपने कहा कि हम वैस में फीस बढ़ने के लिए गए, सेंट आरसी में हुई, लेकिन जिस तरीके से एक तरफ प्राइवेटकरण हो रहा है एजुकेशन का, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जी देखिए, मेरा मानना ये है कि जो प्राइवेटीकरण हो रहा है इसमें जो छात्र हैं इन्हें काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिल रही है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ प्राइवेट ही हो रहा है। हमारे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी छात्रों के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी निकाल रहे हैं और प्रतियोगिताएं भी होती हैं, सबको रोजगार भी दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ प्राइवेट ही हो रही है, सरकारी काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन जैसे-जैसे आप एक बात बताएँ मुझे, जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो सरकार को किसी न किसी हक में तो फैसला लेना होगा ना? जी। नहीं, सरकार फैसला तो ले रही है, लेकिन ये जो प्राइवेटकरण हो रहा है उससे दिक्कत भी तो आएंगी ना। वो हमारे देश में तो ऐसे लोग नहीं है कि वो प्राइवेट की फीस को अफोर्ड कर पाएंगे। सरकारी फीस 40-50, 2,000, 3,000 तक भी हो सकती है, साल की है इतनी भी। इधर 2-2 हजार रुपए से स्टार्टिंग ही है।
वो भी बहुत छोटे स्कूलों की। प्राइवेट जो बड़े बड़े स्कूल हैं उनकी तो 50-50 लाख रुपए फीस है। क्या एक किसान का बच्चा, क्योंकि आप किसान फैमिली से हैं, राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी कही जाती है, आप भी छात्र राजनीति कर रहे हैं, आप भी समझते होंगे ना उस चीज को तो। हाँ जी, मैं ये बात समझता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये मानना होगा कि कंपटीशन का जमाना है, तो जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट स्कीम में भी बहुत निकालती है। और आपका ये देख लीजिए, बहुत सारे जैसे नवोदय विद्यालय भी अभी शामली में जो साहब के द्वारा खुलवाया गया है, और उसमें भी अगर आप, केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय भी हुआ है, नवोदय भी हुआ है अभी वो तो उसका। बाबू हुकम सिंह जी ने बनवाया जी था। जी 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 केंद्रीय विद्यालय केवीएस खुलवाया है। तो मेरा मानना तो ये है कि देखो, अगर मैं पढ़ूंगा, मैं कंपटीशन में जाऊंगा, और मैं कंपटीशन में जाऊंगा तो मेरा ही नंबर आएगा। और मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं अगर यहाँ से बैठ के मोदी गवर्नमेंट या योगी गवर्नमेंट को बैठ के मैं यहाँ से कहने लगूँ कि ये तो मुझे दे ही नहीं रहे हैं, प्राइवेट में कर दिया, फीस इतनी कर दी, गवर्नमेंट में तो कुछ है ही नहीं, तो मेरा हक नहीं बनता ना बोलने का। अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं खुद से जाऊंगा ना, मेरे में इतनी पढ़ेगा कहाँ बच्चा जब उसको मौका ही नहीं मिल रहा पढ़ने का। सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में दाखिले नहीं हो रहे हैं। एक बच्चा पढ़ना चाहता है, आपको गांव में बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जो प्रतिभावान है, लेकिन उनके पास फीस ही नहीं है, उनको गाइड नहीं मिल रहा है। कोई कोई गाइड कर दे, भाई ऐसा कर तो इस यूनिवर्सिटी में चला जा। 12वीं के बाद बच्चों को देख लो आप, कोई गाइडेंस ही नहीं है। परवरिश का भी तो फर्क है ना। अगर सरकार सरकार का क्या काम होता है, सरकार बताएगी आप इस तरह पढ़ें, इस तरह पढ़ें। सरकार और तो बहुत सारी चीजों पे डिबेट हो रही है। मैं देखता हूँ धर्म पे डिबेट हो रही है, हिंदू बचेगा नहीं बचेगा, मुस्लिम बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन इस चीज पे डिबेट नहीं कर रहा कोई भी। शिक्षा बचेगी नहीं बचेगी, चिकित्सा बचेगी नहीं बचेगी। आप देख लो अभी हॉस्पिटल की वीडियो आपने देखी होगी, देखी हॉस्पिटल की वीडियो। जी जी जी। फिर प्राइवेट की तरफ इसलिए तो जाता है ना आदमी, क्योंकि वहां तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो देखी नहीं जाता, ध्यान नहीं दिया जाता। देखिए अनिरुद्ध भाई, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अ, पांचों उंगली बराबर नहीं होती। अगर कहीं एक चीज में कमी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा महकमा ही खराब है। ये हम सब के ऊपर भी बात है। मान लिया आप एक चीज को लेके चलिए, अगर मैं घूस लेता हूँ किसी काम कराने के लिए, ये नहीं है कि सारे ही जिलाध्यक्ष खराब हैं या फिर सारे ही वे खराब हैं। तो आप इसमें कैसे कह सकते हैं कि एक ही मतलब सरकारी हॉस्पिटल में आपको गलत चीज हुई तो वही चीज खराब है? समझिए आप मेरी बात को, मैं क्या कहना दिक्कत चाह तो आई ना एक व्यक्ति को, एक हाँ महिला को, उसका मतलब वो प्रेग्नेंट थी, बच्चा होने वाला था, दिक्कत तो आई ना उस महिला को। जी, मैं मानता हूँ। आपको तो और आवाज उठानी चाहिए थी दमदारी से, विधायक जी को आवाज उठानी चाहिए थी दमदारी से। जयंत चौधरी जी तो आवाज आनी चाहिए थी, जयंत चौधरी जी भी आते। इस तरह हुआ क्यों? अगर वो विपक्ष में होते मुझे लगता है बिल्कुल पक्का आते। तो मैं बता तो रहा हूँ आपको, सीएमओ को तो ट्रांसफर हो चुका है। सीएमओ के लिए ट्रांसफर लिस्ट निकल चुकी है और उन पे कार्रवाई भी की जा रही है कि ये सरकारी अस्पताल में ऐसा क्यों हुआ। जितने भी डॉक्टर वगैरह होंगे इन सब पे कार्रवाई की जाएगी, जो निश्चित कार्रवाई है वो करी जाएगी। मैं भी मानता हूँ ये चीज बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलो अब राजनीति की तरफ आ जाते हैं। अभी आपने देखा होगा एक रसन का एक बयान परसों से वायरल हो रहा है कि उन्होंने कहा है कि जयंत चौधरी जी को 50 सीटें मिलनी चाहिए, लेनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं अपनी बड़ी बहन इकरा सन जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी पार्टी और हमारे चौर साहब के बारे में इतना सोचा। लेकिन आपके माध्यम से मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि उनका परिवार राजनीति में काफी पुराने टाइम से और काफी बड़ा परिवार है, जाना माना परिवार है राजनीति में। तो मैं भी उनसे एक मांग करता हूँ कि जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनकी 25% आबादी है। तो मेरे हिसाब से तो उन्हें भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांग करनी चाहिए कि कम से कम इस बार 50 टिकट वे मुस्लिम भाइयों को दें। तो वे क्या करेंगी? वे अगर वे इस चीज को उठाते हैं तो हम भी अपने चौधरी साहब को ये चीज बोलेंगे, हम भी कहेंगे कि आप मोदी जी को ये बात बोलिए। नहीं तो आप मतलब बात ही रख सकते हैं, चौधरी साहब तो मांग कर सकते हैं ना। वह बात रख सकते हैं, चौधरी साहब मांग करेंगे, हट के मांग कर सकते हैं। नहीं, दोनों में ये भी अंतर है ना। मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन ये काम हमें सोचना है, हमारे चौधरी साहब को सोचना है। मैं बहन जी का धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने हमारे बारे में सोचा है, लेकिन क्या वे मुस्लिमों के बारे में सोचेंगी? मैं भी उनसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ। वे जवाब दे दें इस बात का, फिर हम भी दे देंगे। मुस्लिमों के सांसद थोड़ी हैं वो। नहीं, मुस्लिमों की सांसद नहीं है, लेकिन मुस्लिमों के मन में उनके प्रति एक प्रेम, एक भावना तो है ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? उनका काफी बड़ा परिवार है, ओहदेदार परिवार है भाई। तो हम भी अपनी बहन से पूछते हैं कि क्या वे मुस्लिमों को 50 मुस्लिमों को टिकट दिलाएंगी? क्या सिर्फ मुस्लिम वोट देने के लिए है? हमारी पार्टी में तो देख लो, आप 10 में से 2 से 3 विधायक हैं मुस्लिम, उनके में बताओ कितने हैं?
हम वो घर में ही है, खुद भाई विधायक है, वो खुद सांसद है। बस एक ही परिवार चलता रहेगा, आपको और हमको और किसी को मौका नहीं मिलेगा। चौधरी अब साहब के यहाँ भी यही हो रहा है, पहले मैं चौधरी चरण सिंह जी थे, फिर जैन अजीत सिंह जी बने, अब चौधरी जैन सिंह बन गए। परिवारवाद तो वहाँ भी है। नहीं, देखिए मेरी बात ये है कि चो साहब ने तो, जैन जी ने तो इस बार भी बोल दिया कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव है, मैं इस बार आखिरी बार लड़ रहा हूँ अपनी पार्टी को लेके। मैं अगली बार किसी और कैंडिडेट को उठता देखना चाहता हूँ, जीतता हुआ देखना चाहता हूँ। छोड़ देंगे गद्दी। जी, चो साहब को अपनी जनता से, अपने किसानों से, अपने युवाओं से, अपनी मातृशक्ति से प्यार है। उन्हें राजनीतिक लोभ नहीं है। अच्छा, जिस चीज के मिनिस्टर बनाए गए हैं उसमें कहाँ तक पहुंची है बात, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए? अभी आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले अमरोहा में रोजगार मेला लगाया गया था, उससे बाद में नोएडा में लगाया गया था, उससे पहले शामली में लगाया गया था, उससे पहले बिजनौर में लगाया गया था। दिन प्रतिदिन हमारे चौधरी साहब जो हैं स्किल डेवलपमेंट में युवाओं को रोजगार दिला रहे हैं, उनकी इंटर्नशिप फ्री करा रहे हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि कौन से, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि ये तो सरकार का होता है कि बताए कि किस विषय में आगे बढ़ना है। इस तरीके का काम हमारे चौधरी साहब कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी युवाओं के लिए। अभी मैंने गांव गांव में अभी बस घुमवाई थी रथ यात्रा, उन्हें कंप्यूटर के CCC का हुआ, AI का कोर्स फ्री कराया गया था, वो माननीय चौधरी जैन सिंह जी के द्वारा भेजी गई थी। ऐसा नहीं है, जो सब काफी कुछ कर रहे हैं युवाओं के लिए, युवाओं के लिए कर रहे हैं, मातरा बहनों के लिए कर रहे हैं, और हमारी खिलाड़ियों के लिए कर रहे हैं। आप देखिए, भैंसवाड़ में स्टेडियम, कन्यान में कबड्डी का सिंथेटिक ट्रैक बिछवाया चो साहब ने, तो काफी कुछ कर रहे हैं जी। अच्छा, आप राजनीति में किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं? क्योंकि एक तरफ तो विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं, जिला पंचायत के भी हो सकते हैं कभी भी, तो आप किस तरफ जाना चाहते हैं? क्योंकि छात्र राजनीति आप कर रहे हैं और यहाँ से एक सफर शुरू होता है राजनीति का। आपको क्या लगता है, किस तरफ आप जाना चाहते हैं? देखिए अनिरुद्ध भाई, बाकी तो हमारी जो हेड कमेटी है, हमारे विधायकगण, हमारे चो साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे जैन जी हैं, सब उन्हीं के आदेश पे है जो है। मेरी तो पार्टी में आस्था है, मैं तो एक सेवक हूँ पार्टी का। हमारे तो जैसे भी चो साहब आदेश करेंगे हम कर लेंगे, लेकिन हमारा है कि हम सोच रहे हैं कि जिला पंचायत में अपना पर्चा भरें और बढ़े। वार्ड नंबर 19 हमारा है, कितने गांव आते हैं वार्ड 19 में? वार्ड 19 में 24 गांव आते हैं। तो हमारा मानना ये 10 गांव बताइए। 10 गांव है, फतेहपुर हुआ, खेड़ी बैरागी हुआ, गोरनी हुआ, भैंसवाड़ हुआ, आपका करोदा हुआ, आपका बुटराड़ा हुआ, आपका इधर भिक्की हो गया, कुरमाली हो गया, काफी गांव है जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है ज्यादातर कौन है, ज्यादातर लोग कौन है? क्योंकि ये चुनाव जो है पार्टी से हटकर होता है ज्यादातर। सामाजिक आपका रुतबा क्या है, लोगों के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग है, उसके ऊपर चुनाव होता है। कैसी बॉन्डिंग आपकी समाज में? मेरी युवाओं में और हमारे बुजुर्गों में काफी अच्छी उठ बैठ है, काफी अच्छी बॉन्डिंग्स है। लेकिन मैं आपको फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ, ये सब कुछ जैसे हमारे चो साहब चाहेंगे हम ऐसा करेंगे, जैसे हमारे विधायकगण, हमारी जिले की कमेटी जैसे भी कहेगी हम ऐसे करेंगे। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, चाहे टिकट अब हो चाहे अगली बार हो, हम उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी पार्टी के लिए मेहनत करते रहेंगे। सबसे पहले हमारा काम है अपनी पार्टी को मजबूत करना, युवाओं को आगे बढ़ाना। जैन जी के हाथ मजबूत करने से मतलब है हमें, हमें और किसी चीज से मतलब नहीं है। बाकी जैसे भी आदेश करेंगे जी। 27 का क्या लग रहा है? 27 में गठबंधन NDA की सरकार है, काफी जोरदार सरकार है। अब देखना आप, हमारे पूरे जिले में 3 सीट हम पे आएगी। हरियाणा में पिछली बार नाई दसन जीते थे, गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ था राष्ट्रीय लोकदल का, अब की बार बीजेपी के साथ है। किस तरीके से जीत पाएंगे? पहले के गठबंधन में अब के गठबंधन में कुछ तो अंतर होगा? नहीं, गठबंधन में अंतर है, लेकिन जो जनता की आवाज है, जो उनका सुनना सुनाना है, जो उनका विश्वास है, वो NDA सरकार में है। आप जाके देख लीजिए, हमारे विधायकगण, हमारे सारी पार्टी के, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो RLD हो, हमारे दोनों विधायक को उठा के देखो आप, परसन जी को भी देखो, आप अशरफ अली जी को भी देखो, सबके पास जाते हैं। ये 2 बात आपने भी देखी होगी। आप किसी भी टाइम उन्हें फोन कर दो, आपके काम को कोई मना नहीं है, आप किसी टाइम जाके बैठ जाओ, वहां किसी की सिफारिश नहीं चलती। मैं जाऊंगा,
मैं बोलूंगा, मेरा काम उनके हाथ में जितना है वो अपनी तरफ से पूरी मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की सिफारिश की, भाई तू मेरी सिफारिश करा दे जब ही काम होगा, वहां किसी की सिफारिश नहीं चलती, वहां अपने आप जाओ। अच्छा, 2 विधायकों के पास तो आप चले जाएंगे, काम हो जाएगा। तीसरे विधायक भी हैं, उनके पास जाने से नहीं काम होता है। नहीं, काम देखो सबके पास जाने से होते हैं, हमने तो अपने वालों को देखा है, हमारे वाले काम कराते हैं, हमें दूसरे का नहीं पता। 2022 में तो वो भी आपके वाले ही थे, तीसरे वाले भी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बट वही है कि वे अपनी पार्टी के आस्था में चल रहे हैं। मेरा तो मानना ये है कि वे नारी होके नारी शक्ति के खिलाफ कर रहे हैं चीजें। हमारी इकरा जो बहन जी है, अब बताओ, उन्होंने बिल भी पास नहीं होने दिया। बिल तो पास हो गया था, 2023 का बिल है ये तो। नहीं, वो बात मैं आपके से सहमत हूँ, बट अभी जो उठा था ना, अभी तो उठा था, अभी तो नहीं होने दिया ना। 1/3 वोट चाहिए थी, वो तो होने नहीं दी। तो वो तो हर अरे बार चुनाव, जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, बिल याद आएंगे, सड़कें याद आएंगी, रोड याद आएंगे, झालफुड़ी याद आएगी, मोमोज याद आएंगे, कुरकुरे याद आएंगे, चिप्स याद आएंगे। क्या चक्कर है ये? कम से कम वे हमारी बहनों के बारे में, माताओं के बारे में, युवाओं के बारे में सोच तो रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि चाहे, बलात्कारियों को टिकट दे रहे हैं यार। नहीं ऐसा नहीं होता, देखो सब जगह हर तरीके के, ये अगर आपने पता होगा, अशोक खैरात ने जो किया है, और जो उसमें गवाह था, सड़क हादसे से मारा गया। ये तो देखो, सरकार इसका फैसला तो नहीं ले सकती, इसका फैसला तो जुडिशियल सिस्टम लेगा ना। इसमें सरकार की क्या गलती है, आप ये संरक्षण कौन देगा? नहीं, संरक्षण तो सरकार देगी, लेकिन वो तो पुलिस वाले करते हैं ना, जुडिशियल सिस्टम करता है। अगर वो आदेश देता है तभी तो सारी चीज होती है, हर चीज सरकार तो नहीं करेगी, सब कुछ सरकार नहीं कर सकती ना। आप और हमको मिलकर भी तो करना होगा ना। एक वो तो पूरा ढांचा होता है, गवर्नमेंट सिस्टम है, गवर्नमेंट लोगों को बता सकती है। गवर्नमेंट तो ये भी कहती है कि आप गंगा यमुना को गंदा ना करें, फिर उसी में क्यों बाल। हम साफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप इन्हें गंदा ना करें। देखो सुनो, इतने तंत्र और वो करना, आपको भी थोड़ा सा समझने की बात है। अगर हम ही अपने अपने घर को साफ कौन करता है? हम करते हैं, हमारी माताएं करती हैं, यही सब तो करते हैं। और मैं कहने लगू घर तो मेरा है, और मैं पड़ोसियों को कहने लगू भाई मेरा घर साफ कर, तुमने कर रहा होगा, खराब मैं कर रहा हूँ। तो आपको ये भी चीज तो देखने वाली होगी ना, गंगा यमुना सरस्वती, धीरे धीरे पानी खत्म होता जा रहा है, गंदा प्रदूषित होता जा रहा है। ये किसके अंदर जाएगा? हमारा आपके अंदर जाएगा। उसी में हम टॉयलेट कर रहे हैं, उसी में हम बाल कटवा के गिर रहे हैं, उसी में हम प्लास्टिक गिर रहे हैं। तो ये बहुत गलत चीज है। तो जिम्मेदार कौन है उसका? जिम्मेदार हमारी जनता है, हम हैं। हम नहीं इस चीज को कर पा रहे। सरकार तो लेके आती है कि हम अपना वाटर को साफ रखें, ये करें, थोड़ी सी तो हमारी भी जिम्मेदारी बैठती होगी ना चीजों को साफ सफाई रखने की ना। सारी चीज अगर पुराना पुराना नोट है आपके पास, 1000 का या 500 का? नहीं, अभी तो नहीं है, किसने बंद किया? मोदी जी ने। मोदी जी इसको बंद कर सकते हैं। नहीं, बंद तो देखो सारी चीजों अभी को। तक जो आप पासपोर्ट बनवाते थे, अगर आपके ऊपर कोई भी केस था तो पासपोर्ट नहीं बनता था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, पासपोर्ट बनने लग गए। तो सरकार भी तो लेगी ना एक्शन कि इन लोगों ने गलत किया है। अब किसी ने मर्डर कर दिया तो उसका फैसला कौन लेगा? पहले प्रशासन लेगा, फिर कोर्ट जाएंगे, वहां से फैसला होगा। अगर सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है तो सरकार को कोर्ट के पास जाना चाहिए। हमारी गंगा गंदी है, हमारी यमुना गंदी है, हमारी सरस्वती, इंडन, कृष्णा, जितनी भी नदियां हैं हमारी गंदी हैं। हमें क्या करना चाहिए? रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? और सारी चीजों से रोक रहे, चालान तो बहुत काट रहे हैं हेलमेट के लिए। तो अब आप धीरे, ये बात रखो ना, चौधरी साहब के पास जाओ, बताओ उनसे जी इस तरह का है, हमारे लोग हमसे कह रहे हैं। नहीं वो सारी चीजें हो रही हैं, जो साहब भी इस चीज पे एक्शन ले रहे हैं, मैं मानता हूँ ये सारी बातें, लेकिन थोड़ा सा तो हमें भी ध्यान देना होगा। आप मानते हैं नहीं मानते हैं, सारी चीज सरकार करेगी? बताओ, आप बताओ, सारी चीज मोदी जी तो नहीं कर सकते, सारी सारी चीज जैन जी तो नहीं कर सकते। अगर हम लोग भी थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना भाई। खाना खाने के लिए भी रोटी हाथ से तोड़नी पड़ती है ना, कोई और तो नहीं आके खिलाता। तो थोड़ी मेहनत तो हमें भी करनी पड़ेगी। मतलब सरकार एक तरफा चलो एक्शन ले, तो एक बात बताओ, आपने एक बात बोली मुझे अभी कि चालान काट रहे हैं, ये काट रहे हैं। चालान काटने के बाद भी बिना हेलमेट के, बिना लाइसेंस के उसके घूमता है आदमी। किसके उसमें काट रहे हैं चालान? सरकार, जो सरकारी बस हैं, रोडवेज बस हैं, जो ट्रेन है, वे तो खचाखच भर के चलेंगी। और बाई चांस कोई आदमी अपने खेत से थोड़ी शामली तक या शहर तक चला गया 3 आदमी बैठ के, तो उसके साथ ऐसे टॉर्चर किया जाएगा। सन्नी देओल की फिल्म देखी है आपने, इंडियन? अगर स्कूटर का पहिया थोड़ा सा आगे निकल गया तो हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आप जाओ, मुझे नहीं लगता ज्यादातर लोग तो इस तरह बात करते हैं जैसे उसने गुनाह कर दिया हो, क्राइम कर दिया हो बहुत बड़ा।
और थोड़ा देखो सख्ताई तो जरूर है, जरूर होनी भी चाहिए, मेरा मानना है। थोड़ा सा धीरे धीरे, गरीब के लिए या सबके लिए? देखो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सबके लिए है, ये चीजें सबके लिए है। ऐसा नहीं है हर किसी का चालान कटता है। आप अभी मोदी जी की कार की वो डाल के देखो, अभी चालान चेक करने के लिए उनका भी कटा हुआ है। तो ऐसा नहीं है। वो तो एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं, हवा वाली एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं, हर बार एम्बुलेंस जरूर आती है उनके काफिले में कहीं ना कहीं से निकल के। लेकिन अभी सहारनपुर में एम्बुलेंस फंसी रही, उसको किसी ने नहीं दिखाई दिया। देखिए ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर चीज सोची समझी हो। आप तो थोड़ा, आप पत्रकार हैं, आपको ज्यादा पता है। बट मेरा मानना ये है कि अगर वो एम्बुलेंस को दे रहे हैं तो देखो, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, वे हमारे लोगों के बारे में कितना सोचते हैं। जो हमारे चौधरी साहब है, जैन जी हैं, वो हमारे बारे में कितना सोचते हैं, ये हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब आप एक बात बताओ, अभी गन्ने पे रेट बढ़ाया ना, तो हमारे जैन जी ने, योगी जी ने बढ़ाया। तो ऐसा नहीं है, कर रहे हैं धीरे धीरे सारी चीजें इम्प्लांट होती जा रही है। अभी देखिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा हो चुका है। अब दिल्ली जाओ 1 घंटा लगता है, देहरादून जाओ 1 घंटा लगता है। तो सारी चीज बहुत अच्छी हो रही है। पहले आप बताओ, आपको गड्ढों में गुजरना पड़ता था, नहीं होता था, बताओ 1 घंटे का सफर 2 घंटे में जाता था। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज। पेट्रोल का रेट भी इतना ही था, अब डीजल का रेट भी इतना ही था, अब मुझे आप एक टोल टैक्स भी नहीं थे। अब मुझे एक बात बताओ आप, अगर हम किसी चीज को अपने ऊपर इम्प्लांट कर रहे हैं, किसी चीज का लाभ उठा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो रोड टैक्स शुरू में कैसा लिया जाता है जब गाड़ी लेते हैं आप? वो किस चीज का टैक्स है? वो मैं मानता हूँ आपकी बात, रोड टैक्स लिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये इसमें और भी तो काम चलते हैं, एक बार लेने से सारी चीजें थोड़ी हो जाती है। सरकार को कहीं ना कहीं से तो मजबूत होना पड़ेगा, ऐसी तो चीज नहीं है। अ, अभी आप गुटखे पे और आपकी सिगरेट वगैरह पे, इन पे भी तो बढ़ाई है, आप उन पे क्यों नहीं दिखाते? दूध पे बढ़ाई है, चलो दूध, आटे पे बढ़ाई है। अब बाहर विदेश में अगर लड़ाई चल रही है, वो सरकार की क्या गलती है? आप एक बात बताओ। जो मोदी जी तो रोक देते हैं, पापा मोर रखवा देंगे। ये देखो, वे अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, उन्होंने ट्रम्प से भी बात करी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ट्रम्प ने कल क्या कहा है बताओ? चीन को लेकर और भारत को लेकर क्या बयान दिया ट्रम्प ने? देखिए इसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है, मैंने नहीं देखा उनका बयान। बट वो तो ऐसे हो रखे हैं कि कभी किसी को कुछ कह देते हैं, कभी किसी को कुछ कह देते हैं। मैंने तो ऐसा प्रेसिडेंट कभी देखा ही नहीं जो अपनी बात पे ही खड़ा ना हो। कभी कह देते हैं कि मैं सलाह करने के लिए तैयार हूँ, कभी फिर कर देते हैं। तो ये तो एक गंदी मानसिकता है। उनकी देश के लोग ही उनसे परेशान है, तो बाकी देश तो क्या ही करेगा, उनका उन्हें क्या सीरियस लेना। जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी हम जो युवा वर्ग है पूरा का पूरा, खासकर शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, जो नजदीक के हमारे जिले हैं, वो जो राजनीति में आना चाहते हैं, उन सभी से बात करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हर गांव में जाकर जो राजनीति में आना चाहते हैं, छात्र राजनीति कर रहे हैं या पार्टी की राजनीति कर रहे हैं या किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, उन युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। और वो किस तरह की सोच रखते हैं क्षेत्र को लेकर, समाज को लेकर, देश को लेकर, राष्ट्र को लेकर, धर्म को लेकर, हर जगह जितने हमारे सवालात होते हैं उन सब में वो क्या सोचते हैं, वो हम आपसे दिखाने की कोशिश करेंगे। आप जुड़ रहे हैं गाम गवांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।